50 से भी ज्यादा कंट्रीज को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी एक ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री में जाने की जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील की। और अभी मैं आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 2009 में करीब 522 माइल लंबा ट्रैफिक जैम लगने के कारण एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। ये यहाँ का सबसे बड़ा और फाइनेंशियल सिटी भी है। मैं बात कर रहा हूँ साओ पाउलो की, जो अपनी वर्स्ट ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से टॉप 10 सिटीज विद वर्स्ट ट्रैफिक की लिस्ट में बना ही रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाइब्रेंट एंड कल्चरल सिटी में क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। नॉर्मली यहाँ पर घूमने के लिए क्या एक्सपेंसेस एंड बजट्स लेकर चलना पड़ेगा, क्या यहाँ इंडियंस के लिए घूमना सेफ है, और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर इतनी ट्रैफिक क्यों होती है। इसके साथ मैं आपको दूंगा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स जो आपको बाद में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में मेरा प्लान तो था रियो डी जेनेरो घूमने का, बट साओ पाउलो आने का रीज़न ये था कि डैलस से साओ पाउलो की फ़्लाइट्स कंपैरेटिवली बढ़िया होती हैं, और दूसरा ये कि यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ईजिली मिल जाती है, जो कि रियो के लिए देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम डैलस टू रियो। एंड ऑफ कोर्स हमें ये अमेजिंग रोड ट्रिप भी तो करना था, तो डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई करके मैं आ गया गुरोलोस गवर्नर आंद्रे फ्रांको मोंटोरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि साओ पाउलो एयरपोर्ट पर। करीब 10 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद मैं काफी थक गया था, बट एक्साइटेड भी था। मैं यहाँ पर मिलने वाला था अपने पुराने दोस्त पॉल से, जो एल पासो में रहता है और इस ट्रिप पर मेरा साथ देने वाला है। वो ऑलरेडी यहाँ पहुंचकर मेरा वेट कर रहा था। पॉल को पोर्तुगीज की भी अच्छी खासी नॉलेज है। Hey Paul, what's going on, buddy? How you doing? Good to see you. फाइनली मैं पॉल से मिला और उसके साथ एक लेडी भी मिल गई जो शायद कुछ बुक्स बेच रही थी, जिसके साथ हमने काफी बातें की। एक प्रो टिप हो जाए, देखिए किसी भी कंट्री में लैंड करते ही आपके पास वहाँ की लोकल करेंसी होनी चाहिए, जिसके लिए हम एक एटीएम पर गए तो सही, बट किसी रीजन की वजह से हम कैश नहीं निकाल पाए। कोई नहीं, किसी और एटीएम से निकाल लूंगा मैं। दूसरा प्रो टिप ये कि आप ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कहीं ना फंसे, इसके लिए कार रेंट कर लेना सही रहता है, और हमने भी यही किया। बट यहाँ साओ पाउलो में कार रेंट करना सही डिसीजन था, बट किसी और जगह ये जरूरी नहीं कि कार रेंट करना ही सही हो। सो आप एक बेसिक रिसर्च जरूर कर लें इसको ऑप्ट करने से पहले। Alright guys, so we are getting a rental car here from Localiza. लोकलिजा ब्राजील की टॉप रेंटल कंपनीज में से एक है, जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से कार रेंट पर ले सकते हैं। I could smell the city. Kind of like when I go to India, you could smell the city. Brazil has a very different vibe too. That is our car. Ta-ta! Here it is. This is gonna be home for the next 2 weeks. Let's go check it out. हमने ली जीप रेनेगेड। एक अच्छी बात ये थी कि पॉल को पोर्तुगीज लैंग्वेज आती थी, जिससे मेरा कम्युनिकेशन का काम काफी आसान हो गया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी एयरबीएनबी बुक कर रखी थी जो डाउनटाउन में फरिया लीमा नाम के एरिया में था। तो हम निकल पड़े वहां के लिए। रास्ते में हम साओ पाउलो के एक फेमस कैथीड्रल पर रुके, जिसे कैथीड्रल दा से के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे दुनिया का चौथा नियो गॉथिक कैथीड्रल भी मानते हैं। इस कैथीड्रल की लंबाई 111 मीटर है और चौड़ाई 46 मीटर है, और इसके दोनों ओर बने विशाल टावर की हाइट 92 मीटर है। यहाँ इतना स्पेस है कि 8000 लोग एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं। अंदर जाने पर यह विशाल कैथीड्रल और भी सुंदर दिखाई पड़ रहा था। अमेजिंग आर्किटेक्चर।
क्या आपने कभी असाई का नाम सुना है? चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली असाई एक तरह की बेरी होती है। इनका यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसे यहाँ डायरेक्ट अमेज़न के घने जंगलों से फ्रोजन कंटेनर्स में लाया जाता है। लोकल लोग इसे बहुत सी चीजों में मिक्स करके भी खाते हैं, पर मैंने इसका मोस्ट पॉपुलर शेक ट्राई किया जो काफी रिफ्रेशिंग था। Yeah, it's like a milkshake, like a smoothie. Pretty good. इस बार मैं किसी भी तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहा था और यहाँ कैथीड्रल के पास बहुत से फूड वेंडर्स थे। आसाई शेक पीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और खा पी लिया जाए। फिर मैंने ट्राई किया चीज ब्रेड और कुछ स्नैक्स जो मुझे बहुत ही डिलीशियस लगे। लिबरडाडी is world's largest ethnic city outside Japan. ब्राजील में 20 लाख जापानी लोग रहते हैं, जिसमें से 6 लाख बस लिबरडाडी में ही रहते हैं, जो इसे जापान से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी जापानी कॉलोनी बनाते हैं। ये कैथीड्रल द से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जो लिबरडाडी स्ट्रीट फेयर के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन पोर्चुगीज ही बोलती है। इस जगह में वाइब्रेंट आर्ट और हैंडीक्राफ्ट फेयर देखने को मिलते हैं। ये एक पॉपुलर ओपन एयर मार्केट है जो 1975 से ऑपरेट हो रही है, जो हर सैटरडे और संडे को लिबरडाडी मेट्रो स्टेशन के पास लगती है। पूरे साल ये मार्केट कई तरह के फेस्टिवल्स पर आर्टिस्टिक इवेंट्स को होस्ट करती है। जापानी कम्युनिटी ने इस मार्केट और यहाँ के आसपास के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने यहाँ फ्लावर प्रोडक्शन, राइस कल्टीवेशन, वेजिटेबल फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन और मैक्रोबायोटिक कल्टीवेशन की शुरुआत की। एग्रीकल्चर के इस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ वो यहाँ अपनी जापानी मार्शल आर्ट की विशिष्टता भी लाए। यहाँ कुछ देर घूमने के बाद मैंने यहाँ एक अमेजिंग मसाज ली, क्योंकि फ्लाइट के बाद से ही मैं काफी टायर्ड फील कर रहा था। अब हम लौट गए पार्किंग में, जहां हमने अपनी कार पार्क करी थी। यहाँ कार पार्क करने के लिए हमें 4 घंटे के लिए 35 ब्राजीलियन रियाल पे करने पड़े, जो कि 550 इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं। तो ट्रैफिक में कुछ देर फंसे रहने के बाद अब हम फाइनली अपने एयरबीएनबी पहुंच चुके थे, जहां हम 2 रातों के लिए स्टे करने वाले थे। साओ पाउलो ऑलरेडी वर्स्ट ट्रैफिक के लिए फेमस है, जो हमें अपनी पहले दिन की ड्राइव पर ही दिख गया। हमारा एयरबीएनबी इस हाई राइज बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर था और हमें मिले थे 2 बेडरूम एंड बाथरूम। यहाँ की पार्किंग भी बिल्कुल फ्री थी। Nice TV, sofa come bed. This is 1 bedroom, nice. And then we've got the other bedroom. Ooh, nice. एडिफिसियो इटालिया साओ पाउलो में एक स्काई स्क्रेपर है, जिसको बनाने में ऑलमोस्ट 9 साल लग गए थे। ये 165 मीटर ऊंचा है और इसमें 46 फ्लोर्स हैं और इसमें रूफटॉप ऑब्जर्वेशन डेक है, जो टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। यहाँ पर एक फैंसी रेस्टोरेंट भी है। हमने भी वहाँ जाकर इस स्टनिंग शहर को विटनेस किया। ये शहर की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। Alright guys, I've showered now and I am ready to go. We're gonna go out and get some essentials for the Airbnb and just look around the area, just hang out. So let's go and check out Sao Paulo, Fiera Lima area. तो एयरबीएनबी में सेटल एंड शावर वगैरह के बाद मैं निकल पड़ा अपनी पसंदीदा चीज को करने के लिए, माय लोकल वॉक। पॉल को इस जगह की अच्छी नॉलेज है क्योंकि उसने यहाँ 6 महीने जॉब करी थी। एक इम्पोर्टेंट प्रो टिप, यहाँ पर क्राइम काफी ज्यादा है, तो अपने बैग को कभी पीछे की तरफ ना रखें, हमेशा ऐसे आगे की तरफ ही रखें और अपने साथ सिर्फ जरूरत की चीजें ही रखें। जो इम्पोर्टेंट ना हो वो अपने साथ लाना अवॉइड करें। साओ पाउलो एक भीड़ भाड़ वाला मेट्रोपोलिस है। ये अपने आप में एक यूनिवर्स है। ये मुझे यूएस के न्यूयॉर्क सिटी की तरह लगा। यहाँ की सड़कें पूरी तरह से गाड़ियों, बसेस और मोटरसाइकिल से भरी हुई थी। ये किसी डेंस कंक्रीट जंगल से कम नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्राजील की फाइनेंशियल कैपिटल जो है। फरिया लीमा के एरिया में चलते हुए हमने ब्लू ट्री नाम का एक होटल विजिट किया, जहाँ पॉल लास्ट टाइम साओ पाउलो आने के दौरान रुका था और उसकी कुछ अमेजिंग मेमोरीज वहाँ थी। तो भाई अब किसी के साथ जा रहे हो तो मैंने कहा चलो तेरी मेमोरीज को भी दोबारा रिलीव करने के लिए हम चलते हैं इस होटल में।
यहाँ से बाहर आके हमने पाटागोनिया IPA नाम की बियर ली और घूमते हुए पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स, जहाँ से खा पीकर हम लौट गए वापस अपने एयरबीएनबी। अब शाम हो चुकी थी, हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। अब बारी थी अगले दिन की। Alright guys, good morning. It's a new day here and Paul and I are ready to go and explore Sao Paulo some more. Alright, Paul, so far so good? So far, so good. Alright, we're keeping safe. अगले दिन की सुबह रेडी होकर पॉल और मैं निकल गए साओ पाउलो को एक्सप्लोर करने के लिए और फिर पूरे दिन घूमने और रात में पार्टी करने के बाद हम रात के 2 बजे अपने एयरबीएनबी लौटे। Alright guys, so we are back after a party night. It's 2 a.m. in the morning and we're just gonna go to bed and wake up in the morning and head to Paraty. हम इतने थक चुके थे कि बस हमें अपना बेड ही नजर आ रहा था। Alright guys, we are ready to leave here from this Airbnb. It's been a great stay and now we're headed to Paraty. अब हो गई नेक्स्ट डे की सुबह और हम रेडी थे साओ पाउलो को छोड़ रियो की ओर बढ़ने के लिए, पर इससे पहले हमें पाराती जाना था। पाराती साओ पाउलो और रियो के मिडवे में लोकेटेड एक छोटा सा टाउन है जहाँ सिर्फ 44,000 लोग रहते हैं। पाराती जाते हुए हम हाईवे पर ग्राल नाम के एक रेस्टोरेंट पर रुके जहाँ हमने काफी सारी वैरायटी का खाना खाया। हमने वहाँ डिफरेंट आइटम्स ट्राई किए और वहाँ के डिलीशियस फूड से अपना पेट भरकर वापस गाड़ी में आ गए और चल दिए अपने अगले स्पॉट की ओर। हालांकि बीच में हम थोड़ा रास्ता भी भटक गए थे, बट फाइनली पहुंच गए हम पाराती। वैसे तो पाराती फेमस है अपनी वेल प्रिजर्व्ड कॉलोनियल सेंटर्स और चर्चेस के लिए, बट यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी, लश रेन फॉरेस्ट और सुंदर बीचेस भी मिल जाएंगे। यहाँ का फेमस सेंटा रीटा चर्च, जो इस टाउन का सबसे पुराना चर्च है, आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। पाराती पहुंचते हुए हमें रात हो चुकी थी। वहाँ पहुंचने के कुछ देर बाद हमारी मुलाकात हुई हमारे एक और दोस्त जो यहाँ हमें ज्वाइन करने वाला था, आंद्रेस। आंद्रेस रियो से ही है। हमने आंद्रेस को भी अपने साथ कार में बिठा लिया। अब हम 2 से 3 हो गए थे और हमारी मस्ती भी ट्रिपल हो गई थी। हम वहाँ एक होटल में ठहरे जिसका नाम पोसादा मेराचिया, पोसादा मतलब हॉस्टल होता है शायद। पाराती आए और यहाँ की नाइट लाइफ को ना एंजॉय किया तो क्या किया, तो हमने भी जम के यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय किया और फिर वापस अपने हॉस्टल आकर सो गए। Good morning. Today's the day 3 in Brazil and I'm waking up in Paraty with 2 of my buddies, Paul and Andres. आज आंद्रेस हमें इला ग्रांजे लेकर जाने वाला है और हम बस चेकआउट करके और ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे। Alright people, we are now ready to leave here for Ilha Grande. This is a beautiful island and we have booked a hostel there and the 3 of us are going to be partying on that island tonight. So let's go and check it out. You guys ready? Yeah. Alright, let's go. रास्ते में हमने यहाँ की एक फेमस डिश ट्राई की, कोक से हीना, जो कि एक फ्राइड फिश डिश होता है। ये मुझे काफी अच्छा लगा। फाइनली हम उस जगह आ गए जहाँ से हम बोट में बैठकर जाने वाले थे। ब्रह्मा नाम की एक बियर लेकर हम बैठ गए बोट में। अब धीरे धीरे शाम भी हो रही थी। जिस बोट में हम बैठे वो बोट साइज में छोटी थी। करीब 20 मिनट में हम इला ग्रांडे पहुंच गए थे। बीच से होटल तक जाते हुए हमें बहुत सी शॉप्स दिखी। इस जगह को देखकर पता चल रहा था कि ये एक स्पेशल टूरिस्ट प्लेस है। कुछ देर चलने के बाद हम अपने हॉस्टल पहुंच गए थे। आज का हमारे हॉस्टल का नाम था चे लगार्तो हॉस्टल। ये हमने booking.com से बुक करा था। हॉस्टल में अपना रूम देखने के बाद हम चले गए पार्टी करने के, जहाँ हम तीनों ने खूब एंजॉय किया।
अब नया दिन शुरू हो गया था और आप देख ही सकते हैं हमारे हॉस्टल से बाहर बीच का कितना प्यारा व्यू दिखता है। थोड़ी देर में हम इस हॉस्टल से चेकआउट करके बाहर आ गए थे और बाहर आकर हमने बियर पी, जो कि बिल्कुल चिल्ड थी, क्योंकि ये लोग बियर एक इंसुलेटेड बॉक्स में सर्व करते हैं, जिसकी वजह से बियर एकदम चिल्ड रहती है। इसके बाद हमने खाए पेस्टेल, जो मुझे काफी पसंद आया। ये यहाँ के पॉपुलर स्नैक्स में से एक है। यहाँ थोड़ा बहुत खाने के बाद हम रेस्टोरेंट जाने वाले थे, जो पॉल ने ढूंढा था, जहाँ मिलते हैं फ्रेश फिश सिर्फ 79 ब्राजीलियन रियाल्स में, जो कि 1275 इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं। जब तक हमारा ऑर्डर आता मैंने ड्रोन उड़ा दिया। इला दा कुइमादा ग्रांडे एक छोटा सा आइलैंड है जो करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जगह को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बेहद खूबसूरत थी और बर्ड्स आई व्यू में तो और भी स्टनिंग लग रही थी। हमने रियो में ऑलरेडी रूम बुक कर लिया था, जहां हम अगले 6 दिन रुकने वाले थे। स्पीड बोट से हम दोबारा वहीं पहुंच गए थे जहां हमने अपनी कार पार्क करी थी। बस 2 घंटे की और ड्राइव और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे, रियो डी जेनेरो। अब क्विकली कुछ प्रो टिप्स देता हूं आपको, सो दैट आप जब भी यहाँ आए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यहाँ पर इंसेन ट्रैफिक लगता है, तो आप कभी भी जाएं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएं और अपनी गाड़ी में कुछ स्नैक्स भी रख सकते हो, इनकेस ट्रैफिक घंटों के लिए जाम हो जाए। यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट भी ट्राई करना बनता है, क्योंकि यहाँ काफी अलग अलग वैरायटी के फूड मिल जाते हैं अमेज़न के घने जंगलों के कारण। फॉर सेफ्टी पर्पसेस कैश निकालने के लिए किसी भी जनरल ATM मशीन में जाना अवॉइड करें। कोशिश ये करें उन्हीं ATMs में जाएं जो किसी बैंक के ब्रांच में सिचुएटेड हो। अगर आप अपनी कार कहीं पार्क कर रहे हो तो कोई भी वैल्यूएबल सामान गाड़ी में ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कोई भी आपका सामान निकाल लेगा। एंड ऑल्सो अपनी गाड़ी हमेशा प्रॉपर पार्किंग में ही पार्क करें, सुनसान में कार को पार्क ना करें। यहाँ घूमने के लिए अगर आप कोई गाइड बुक कर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट या एजेंसी से ही बुक करें, और अगर पॉसिबल हो तो किसी लोकल या नोन पर्सन के साथ ही बाहर जाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सेफ्टी पे इतने टिप्स क्यों दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ब्राजील सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर काफी बदनाम है, और मेरे साथ भी रियो में एक काफी बड़ी लूट हुई, जिसमें मेरा सारा सामान इंक्लूडिंग माय कैमरा, लैपटॉप, ड्रोन, आईफोन, आईपैड, मेरे क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा सब कुछ चला गया। बट उसकी कहानी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कैसे एक्सप्लोर किया रियो डी जेनेरो को और घूमा यहाँ के वर्ल्ड फेमस क्राइस्ट द रिडीमर को। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।